त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि प्राथमिक समंक संकलन करने की कौन-कौन सी रीतियां हैं या प्राथमिक समंकों को किन-किन विधियों से इकट्ठा किया जा सकता है। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारे चैनल को पहले से देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक जैसे मैं बता चुका हूं पहले, प्राथमिक समंकों के संकलन की विधियां। ये जो प्राथमिक समंक होते हैं उनका संकलन, उनका एकत्रीकरण या उनको इकट्ठा कैसे किया जाता है, वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा प्राथमिक समंकों को इकट्ठा किया जाता है या उनको संकलित किया जाता है। तो इस टॉपिक को इंग्लिश में कहेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। तो जो प्राइमरी डेटा है या जो प्राथमिक समंक हैं उनको एकत्र करने की 5 विधियां हैं। 5 तरीके से हम प्राथमिक समंकों को एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह सांख्यिकी का टॉपिक है, यह स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। तो यहां पर बात हो रही है प्राथमिक समंकों के संकलन की। तो जो समंक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक समंक प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है द्वितीयक समंक या सेकेंडरी डेटा। इसके ऊपर पहले से वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो प्राथमिक समंक हैं वह किन किन रीतियों से, किन किन विधियों से इकट्ठा किए जाते हैं। तो इसके 5 तरीके हैं कि 5 रीतियों से प्राथमिक समंकों को एकत्रित किया जाता है या उनका संकलन किया जाता है। समंकों को या समंक को आंकड़ा भी कहते हैं। समंक कहो और चाहे आंकड़ा कहो, बात एक ही है और इंग्लिश में एक ही नाम है डेटा। तो 5 रीतियां कौन कौन सी हैं? तो पहले रीतियों को जान लेते हैं। पहली रीति है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। ये फर्स्ट मेथड है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरा जो मेथड है या तरीका है वह है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तीसरा जो मेथड है वह है स्थानीय स्रोतों एवं संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। चौथा मेथड है, ये चौथा जो तरीका है वह है सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। इसी को प्रश्नावली विधि भी कहते हैं। और अंतिम जो 5वीं विधि है वह है परगणकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति। तो इस प्रकार से इन 5 रीतियों के द्वारा, इन 5 विधियों के द्वारा प्राथमिक समंकों का संकलन किया जाता है, उनका एकत्रीकरण किया जाता है। अब हम इन 5 विधियों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि क्या है और इसमें डेटा या समंक किस प्रकार से इकट्ठा किए जाते हैं। तो जो यह प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि है, इसमें जो अनुसंधानकर्ता होता है, अनुसंधानकर्ता का अर्थ है कि जिसको कि आंकड़ों या समंकों की जरूरत है, तो वह प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि के अंतर्गत जहां उसने आंकड़ों को इकट्ठा करना है उस क्षेत्र में स्वयं जाकर डोर टू डोर प्रत्येक व्यक्ति से मिलेगा और सूचनाएं स्वयं एकत्रित करने का काम करेगा। तो इस प्रकार की जो रीति होती है इसे ही कहते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। एक बार पुनः कि जो अनुसंधान करता होता है वह जिस क्षेत्र में या जिस चीज के उसको आंकड़े चाहिए उस क्षेत्र में स्वयं जाकर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट व्यक्तियों से मिलता है और उनसे प्रश्न पूछकर क्या करता है कि डेटा को इकट्ठा करने का काम करता है। अब कैसे करता है डेटा इकट्ठा? जैसा कि उसने कोई गांव चुना है और वह उस गांव में जाकर ये जानना चाहता है कि उस गांव में 2000
21 में खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें कितनी कितनी मात्रा में पैदा हुई, तो पूरे गांव में जाएगा, प्रत्येक परिवार से मिलेगा और पता करेगा कि उस गांव में जो अनाज उत्पन्न हुए, ये पैदा हुए, उनकी लिस्ट बनाएगा कि चावल हुआ तो कितना हुआ, मंडवा हुआ तो कितना हुआ, दाल का है तो दाल कितनी हुई, सोयाबीन है तो कितनी हुई। तो इस प्रकार से वो प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएगा और उनसे सूचना इकट्ठा करेगा, तो जिससे ये पता लगेगा कि उस गांव में किन किन फसलों का उत्पादन अधिक होता है और किन का कम होता है। यदि वो सबको जोड़ ले, पहले तो क्या करेगा, अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग डेटा ले लेगा प्रत्येक का, उसके बाद क्या करेगा, जोड़ कर लेगा, संक्षिप्त या उसको सार रूप में परिणित कर लेगा, उसका सार निकाल लेगा। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष जो व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है, इसमें जो अनुसंधान करता है वह जिस क्षेत्र में अनुसंधान करेगा उस क्षेत्र में जाएगा सीधे और स्वयं जाकर आंकड़े एकत्र करेगा। तो इस प्रकार की जो विधि कहलाती है वो कहलाती है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का जो प्रयोग सबसे पहले किया था, यहां पर लिखा है मेरा ली प्ले। तो ली प्ले एक व्यक्ति का नाम है, उसने क्या किया कि यूरोपीय देशों, यूरोपीय देश कौन से हैं, जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ये क्या है, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं। कुछ मुख्य बताई मैंने आपको। तो ली प्ले ने यूरोपीय देशों में श्रमिकों के आय व्यय के समंक, कि जो श्रमिक हैं जो काम करते हैं उनको कितनी आय प्राप्त होती है और उसमें से वो कितना खर्च करते हैं, तो वह प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के द्वारा ली प्ले ने यूरोपीय देशों के श्रमिकों के आय व्यय के समंकों को इकट्ठा किया। किस मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से, जिसका नाम है ली प्ले ने। ठीक है, इसके अलावा आर्थर यंग, ये भी एक व्यक्ति का नाम है, आर्थर यंग ने भी कृषि उत्पाद के समंक, कृषि उत्पादन के समंक, कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, डायरेक्ट जिस क्षेत्र में उसने जाना था वहां पहुंचा और उन लोगों से सूचना इकट्ठा करने का काम किया। तो इस प्रकार से ली प्ले ने यूरोपीय देशों में श्रमिकों के आय और व्यय के जो आंकड़े थे या समंक थे वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि से एकत्र किए, संकलित किए, और इसी प्रकार से आर्थर यंग ने कृषि उत्पादन के समंक भी एकत्र किए। तो जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि है, इस विधि के कुछ गुण हैं और कुछ क्या है, दोष हैं। तो गुण क्या है कि जो यह विधि है, इस विधि में जो डेटा इकट्ठा होता है, जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं, वो बड़े शुद्ध होते हैं, प्योरिटी रहती है उसमें, क्योंकि व्यक्ति जो अनुसंधान करता है, जिसको समंकों की जरूरत है, आंकड़ों की जरूरत है, वो प्रत्येक व्यक्ति से मिलता है। तो इसलिए आंकड़े क्या हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति इकट्ठा करता है, तो जिस कारण से आंकड़े सही सही उसको मिल जाते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति से क्या करता है, पूछता है। अगला क्या है कि इस विधि से आंकड़े जब अनुसंधान करता है, इकट्ठा करता है, तो यहां पर उसे कम पैसा खर्च करना पड़ता है, उसका समय भी कम लगता है, क्योंकि उसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। क्योंकि जो यह विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, ये छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती है। जैसे एक गांव हो गया, तो उस गांव में जाकर पूछना बड़ा आसान है, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र दे दिया तो प्रत्येक व्यक्ति से मिलना आसान नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में जाएं और उससे डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दें, तो यह संभव नहीं है। इसलिए जो यह विधि है ये छोटे क्षेत्रों के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। इसमें पक्षपात नहीं होता है। जब व्यक्ति आंकड़े इकट्ठा कर रहा है और स्वयं अपने लिए इकट्ठा कर रहा है, तो वह गड़बड़ी नहीं कर सकता है, आंकड़ों को गलत नहीं दर्शा सकता है। तो इस प्रकार से वह इसमें शुद्धता रखने का काम करेगा। तो इस प्रकार से ये जो विधि है, एक तो मितव्ययी है, कम खर्चीली है, समय कम लगता है, छोटे क्षेत्र में उपयुक्त मानी जाती है, आंकड़े जो इकट्ठा होते हैं वो शुद्ध होते हैं।
तो इस प्रकार से ये तो इस विधि के गुण हो गए। तो इस विधि के कुछ दोष भी बताए गए हैं कि दोष क्या है कि इस विधि का जो क्षेत्र है वह सीमित है, छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। एक गांव हो गया, छोटा सा गांव, जहां पर कोई अनुसंधानकर्ता प्रत्येक व्यक्ति से मिल सकता है कम समय में, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि जो यह विधि है, इस विधि से जो डेटा इकट्ठा हो रहा है इसमें भी पक्षपात की संभावना बताई जा रही है कि व्यक्ति पक्षपात भी कर सकता है कि जो व्यक्ति डेटा इकट्ठा कर रहा है वो आंकड़ों में हेरा फेरी करके उनको घटा बढ़ा सकता है। लेकिन साथ ही इस विधि के अंतर्गत जो व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुसंधान करना चाहता है या करता है तो उसको जिस क्षेत्र में जाना है तो वहां की उसे भाषा आनी चाहिए, वहां के लोगों का जो रीति रिवाज है, वहां पे जो रीति रिवाज चलते हैं, जो कल्चर है, उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। तो वही व्यक्ति क्या कर सकता है कि वहां जाकर आंकड़े इकट्ठा कर सकता है। जैसे मुझे ही कह दिया कि आपको इकट्ठा करना है डेटा, और मैं तो उत्तर भारत में रहने वाला हूं, अब मुझे दक्षिण भारत तमिलनाडु भेज दिया, तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तो जो भाषा में बोलूंगा उनकी समझ में नहीं आएगा, तो मैं डेटा क्या इकट्ठा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो जो वहां का स्थानीय आदमी है वही क्या कर सकता है, उस क्षेत्र के आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम कर सकता है। तो इस प्रकार से यह हो गया प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। दूसरा जो मेथड है वह है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसमें व्यक्ति क्या करता है, प्रत्यक्ष लिखा है, इसका उल्टा हो गया अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस विधि में जो अनुसंधानकर्ता होता है और जिसको समंकों की जरूरत है वह सीधे उस व्यक्ति से नहीं मिलता है जिसके बारे में उसे जानकारी प्राप्त करना है, वो प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति से नहीं मिलता है कि जिसके बारे में उसे जानकारी लेनी है। जिस क्षेत्र के आंकड़े या समंक उसको इकट्ठा करने हैं उनसे नहीं मिलता है, बल्कि वह किसी अन्य व्यक्ति से मिलकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई स्कूल चल रहा है 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक। अब किसी को ये जानना है कि इस विद्यालय में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, विभिन्न जाति धर्मों के कितने कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो उसको प्रत्येक क्लास में नहीं जाना पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा, वो ऑफिस में जाएगा, विद्यालय के ऑफिस में जाएगा और वहां पर प्रधानाचार्य से मिलकर ये सारी सूचनाएं बच्चों के बारे में इकट्ठा कर सकता है। तो इस प्रकार से वो बच्चों से नहीं मिलता है, किससे मिल रहा है? प्रधानाचार्य से मिल रहा है। तो इस प्रकार से सूचना किसके बारे में प्राप्त की? बच्चों के बारे में। बच्चों से नहीं मिला, मिला किससे? प्रधानाचार्य से। तो बात हो रही है किसी और की और डेटा किया जा रहा है इकट्ठा किसी और से। तो इस विधि में इस प्रकार से आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे जांच समितियां होती हैं, सरकार क्या करती है, बहुत सारे आयोग बनाती रहती है, बहुत सारी समितियों का गठन करती रहती है समय समय पर, तो वह इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उस व्यक्ति से नहीं मिलते हैं, उस संस्था से नहीं मिलते हैं कि जिसके बारे में डेटा इकट्ठा करना है, बल्कि वो किसी अन्य से डेटा या आंकड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसमें अनुसंधानकर्ता को डायरेक्ट नहीं मिलना पड़ता है, बल्कि किसी अन्य स्रोत से ही उसको उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब इसके भी क्या है, कुछ गुण और कुछ दोष हैं, अर्थात कुछ इसकी अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। अच्छाई क्या है कि जो यह विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ये बड़े क्षेत्र के लिए ज्यादा उपयोगी है, ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से तो मिलना नहीं है। जैसे हमने स्कूल का उदाहरण दिया, तो हमने पूरे राज्य के स्कूलों में डेटा इकट्ठा करना है, तो बस आप प्रत्येक विद्यालय में मत जाइए, ओके, आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए, आप डिस्ट्रिक्ट में जाइए कि जहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी बैठता है, वहीं से आपको डेटा मिल जाएगा पूरे जिले का, ओके, फिर दूसरे जिले का, तीसरे जिले का, चौथे जिले का, सारे आंकड़े इकट्ठा हो जाएंगे एक ही जगह। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है, तो ये ज़्यादा इसका फायदा है। दूसरा क्या है
कि यह जो विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इसमें होता क्या है कि व्यक्ति एक जगह बैठकर दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। कि वर्तमान समय में तो ऐसा हो रखा है कि आप बैठे रहिए, ठीक है, और आप व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, या फ़ोन से ही पूछ लीजिए, ठीक है, फ़ोन कीजिए, डेटा आप प्राप्त कर लेंगे, लिखते जाइए, ठीक है, या फिर आप मेल के थ्रू भी मंगा सकते हैं। तो यह इसलिए यह विधि है मितव्ययी। मितव्ययी का अर्थ है कि इसमें पैसा कम लगेगा। यदि आपने हजारों के बारे में सूचना प्राप्त करनी है तो आपको चंद लोगों से मिलना पड़ेगा, संस्थाओं के प्रमुखों से मिलना पड़ेगा, और आपको डेटा मिल जाएगा। समय भी कम लगेगा, परिश्रम भी कम लगेगा, इसलिए यह विधि क्या होती है, मितव्ययी होती है। फिर इसमें जो आंकड़े आते हैं वो सही भी होते हैं, क्योंकि इसमें इसको इकट्ठा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग जगह जाएंगे तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के होंगे, तो इसलिए इसमें पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। आंकड़े शुद्ध हो गए, मितव्ययी हो गए, बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब आता है इसके दोष कि इसमें क्या कमियां हैं। कि पहले जो हमारा मेथड था या विधि थी उसमें भी कुछ कमियां थी, तो इसमें कमियां क्या हैं कि इसमें जो आंकड़े इकट्ठा होते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं, क्योंकि हम किसी के बारे में डेटा प्राप्त कर रहे हैं और जिसने इकट्ठा कर रखा पहले से, हो सकता है कि उसने सही ढंग से आंकड़े इकट्ठा न किए हों, समंक सही ढंग से इकट्ठा न किए हों, और हमने वह डेटा इकट्ठा कर लिया और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंच गए, तो निष्कर्ष गलत भी हो सकता है। दूसरा है एक कि हमने इसको कहा मितव्ययी, लेकिन जब बहुत बड़े क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो इस पे पैसा भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, और परिश्रम भी इसमें ज़्यादा लगेगा। अगली बात होती है कि स्वयं जो डेटा जिसने इकट्ठा कर दिया वो इसमें हेरा-फेरी भी कर सकता है, इसको ऊपर नीचे कर सकता है, जिसे कहते हैं पक्षपात कर सकता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखा सकता है, और जिस बात को उसने बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है उसको घटाकर दिखा सकता है। तो इस प्रकार से ये आंकड़ों में फेरबदल करके पक्षपात कर सकता है, जिससे जो निष्कर्ष निकलेगा वह गलत निकलने वाला है। तो इस प्रकार से इसकी भी कुछ क्या हो गई, अच्छाइयाँ हो गई और कुछ बुराइयाँ हो गई, अर्थात कुछ गुण हो गए, कुछ दोष हो गए, कुछ अच्छाइयाँ हो गई, कुछ कमियाँ हो गई। ये पहले मेथड में हुआ, दूसरे मेथड में हुआ। तीसरा मेथड जो है, तीसरी रीति जो है प्राथमिक समंकों के संकलन की, वो है स्थानीय स्रोतों एवं संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। यहाँ पर आंकड़े जो इकट्ठा करने होते हैं स्थानीय लेवल पर, यानी कि लोकल एरिया में डेटा इकट्ठा करना है, समंक इकट्ठा करने हैं, जिसको हम संकलन कह रहे हैं, कलेक्शन करना है उनका, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा संवाददाताओं की नियुक्ति, स्थानीय स्तर पर आप संवाददाता, जैसे आपने देखा होगा जो अखबार आता है, न्यूज़पेपर, तो जगह जगह शहरों में या गाँव में उनके संवाददाता बैठे रहते हैं, जो क्या करते हैं, न्यूज़ को इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि प्रत्येक जो यहाँ पर अखबार आता है, चाहे अमर उजाला आ रहा है, दैनिक जागरण आ रहा है, राष्ट्रीय सहारा आ रहा है या हिंदुस्तान आ रहा है, तो उसका मुख्य संवाददाता जिले में है। फिर छोटे क्षेत्रों में भी उनके पत्रकार क्या है, फैले हुए हैं, जो जगह जगह की सूचनाएं क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और सीधे वो कहाँ भेज देते हैं, जिले में भेज देते हैं। फिर वहाँ से वो न्यूज़ बनाकर उसको देहरादून भेज देता है, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट होके फिर क्षेत्रों में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से स्थानीय लेवल पर क्या होते हैं कि जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो क्या करते हैं, अपने संवाददाताओं, अपने व्यक्तियों को नियुक्त कर देते हैं, उनको नौकरी दे देते हैं। संवाददाता क्या है, एक नौकरी है, उसकी एक जॉब है। तो वो क्या करेगा, आसपास की सारी सूचनाएं इकट्ठा करेगा और उसके बाद जहां उसका दफ्तर है, जैसे हमने कहा देहरादून भेज देगा, उसके बाद पेपर प्रिंट होगा, बिकेगा, ठीक है, और उससे उनको इनकम की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से, क्योंकि आज प्रिंट मीडिया का ही जमाना नहीं है, ठीक है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है, टीवी है, तो टीवी पे जो न्यूज़ आती है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, तो आप देखते हैं कि उनके संवाददाता जगह जगह फैले होते हैं, या जहीं भी कहीं कोई घटना घटित होती है तो तुरंत वहाँ उनके संवाददाता पहुँच जाते हैं, और जिससे हमें तुरंत सूचना प्राप्त हो जाती है कि कहीं भी कोई बड़ी घटना घटित होती है तो हम सबसे पहले टीवी पे जाते हैं, समाचार सुनते हैं। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है, ये सोशल मीडिया के थ्रू भी आज क्या है, बहुत जल्दी क्या है, सूचनाएं जल्दी पहुंच जा रही है। सेकंडों में एक सूचना यहाँ से दूसरी जगह क्या हो रही है,
ट्रांसफर हो जा रही है। व्हाट्सएप पे देखा आप एक सूचना तुरंत पहुंच गई, फेसबुक पे तुरंत पहुंच गई, ट्विटर पे तुरंत पहुंच गई, इंस्टाग्राम पे तुरंत पहुंच गई, यूट्यूब पे भी दे दी है, वहां भी पहुंच गई। तो मतलब हर जगह आपको क्या होगा कि सूचनाएं बहुत तुरंती से पहुंचती हैं, लेकिन इसके लिए जो प्रिंट मीडिया है उनको भी संवाददाताओं की नियुक्ति करनी पड़ती है। उनको उनको नियुक्त करना पड़ता है, उनको जॉब देना पड़ता है, उनको तनख्वाह मिलती है तब वो काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो न्यूज़पेपर हैं या टीवी के चैनलों के रिपोर्टर हैं, वो जगह-जगह नियुक्त किए होते हैं, जहाँ से वह अपने जो हेडक्वार्टर है उनका, वहाँ वो क्या करते हैं, न्यूज़ भेजते हैं, समाचार भेजने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से स्थानीय स्रोतों और संवाददाताओं से भी क्या होती है, सूचना की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सूचना की प्राप्ति जो होती है संवाददाताओं से, ये लगभग अनुमान पर आधारित होती है। जब कोई समाचार आता है टीवी पर कि साहब क्या हो गया, किसी क्षेत्र में अमुक घटना घटित हो गई, तो प्रत्येक जो टीवी चैनल होता है वो तिल का ताड़ बना देता है। कोई चीज़ क्या छोटी होती है, लेकिन उसको क्या करता है, जूम करके इतना बड़ा दिखा देता है, पूरा टीवी पर वही दिखा देता है। वो उसके अनुमान पर आधारित होता है, वो गलत भी होता है। तो इस प्रकार से जो ये स्थानीय संवाददाताओं से सूचना की प्राप्ति होती है, ये अनुमान पर आधारित होती है कि कहीं घटना हो गई, विमान दुर्घटना में इतने लोग मारे गए, एक्चुअल पता नहीं रहता है, ठीक है। कहीं कोई और घटना घटित हो गई, समाचार को और बढ़ा दिया जिससे हमारी टीआरपी बढ़ी। अब इसके भी कुछ लाभ है या इसके भी कुछ गुण हैं। गुण क्या हो सकता है, गुण यही है कि एक जगह पे बैठे-बैठे व्यक्ति वहाँ से क्या सूचनाओं को दूसरी जगह भेज रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या कहेंगे, लगभग कॉमन सारी जो ये 5 मेथड हैं, इनके जो गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, वो लगभग एक ही जैसे हैं। तो इसको भी मितव्ययी माना गया है कि आना न जाना कहीं नहीं, एक जगह बैठे रहो या आसपास के क्षेत्र में बैठो, घूमो और वहाँ से न्यूज़ आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से मितव्ययी है। आंकड़े जो इकट्ठा हो रहे हैं वो भी सही हैं। तो गाँव में कौन सी घटना घटित हुई, उसकी न्यूज़ जाएगी, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर जरूर पेश की जाएगी, लेकिन सत्यता का अंश उसमें जरूर होगा। तो इस प्रकार से इसमें विश्वसनीयता भी बनी रहती है। यदि गलत न्यूज़ देंगे तो फिर चैनल नहीं चलेगा या न्यूज़पेपर नहीं चलने वाला है। तो इस प्रकार से अगला है, यह जो विधि है ये बड़े क्षेत्र के लिए अच्छी है, क्योंकि जो न्यूज़ होती है तो वो तो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं, कोई छोटा क्षेत्र उनके पास नहीं होता है, तो बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। तो इस विधि के द्वारा बड़े क्षेत्र को कवर किया जा सकता है, बड़े क्षेत्र के आंकड़े इकट्ठा किए जा सकते हैं। किस मेथड से, ये स्थानीय स्रोतों एवं संवाददाताओं से क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में बड़े क्षेत्र के डेटा इकट्ठा किए जा सकते हैं, जो कि हम कहाँ पढ़ते हैं, जब न्यूज़पेपर सुबह आता है या टीवी पे जब समाचार आते हैं उसमें देखने को मिलता है। और जहाँ तक इसकी कमी की बात है, तो कमियों, फिर इसकी क्या कमी आती है, कमी क्या है कि जब बड़े क्षेत्र में ये चलेगा तो पैसा भी इस पर ज़्यादा खर्च होगा। फिर इसके जो आंकड़े होते हैं, हम पहले बता चुके हैं कि अनुमान पर आधारित होते हैं। जो समाचार आते हैं ये पत्रिकाओं में छपते हैं, जो आर्टिकल आते हैं वो अनुमान पर आधारित होते हैं, तो उनको पर्याप्त विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। फिर ये पक्षपात भी करते हैं, किसी की न्यूज़ को क्या करते हैं, ज़्यादा दिखा देते हैं। यदि उसने अच्छा काम कर रखा तो नहीं दिखाएंगे, और बुरा काम कर दिया तो जूम करके बहुत बड़ा कर देंगे, वही दिखाई देगा, अगल बगल का कुछ नहीं दिखाई देने वाला है। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर की मुख्य कमियां रहती है कि पक्षपात होता है। यदि उनको पता है कि हमने किसके पक्ष में न्यूज़ देनी है, तो वह उसी का प्रचार करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और किसका दुष्प्रचार करना है उसका दुष्प्रचार पर ही लग जाएंगे, तो इसे पक्षपात कहते हैं। तो इसके भी कुछ गुण और कुछ दोष हैं। अब चौथा जो मेथड है, ये तरीका है, वह सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। अब जो चौथा तरीका है प्राथमिक समंकों के संकलन का, इस रीति में क्या करते हैं, जो सूचक बोला, क्या बोला, जो सूचक बोला अर्थात जो अनुसंधान करता है उसको क्या करना है, सबसे पहले इस मेथड में उसको सबसे पहले एक प्रश्नों की सूची तैयार करनी है, एक प्रश्नावली बनानी है, इसको क्वेश्चनरी मेथड कहते हैं। ये क्वेश्चन बनाने हैं, और उसके बाद जब क्वेश्चन बन जाएंगे तो उन क्वेश्चनों को बनाते समय कुछ बातें ध्यान में रखी जाती हैं
कि क्वेश्चन बहुविकल्पीय हों, बहुत ही सरल हों, क्योंकि इसमें जब प्रश्न बनाए जाते हैं कि आपने 20 प्रश्न बना दिए, लेकिन सबका जवाब क्या होगा, हाँ या ना में होगा, या टिक मारने का आपका निर्देश उसमें दिया होगा। तो जब प्रश्नावली आप तैयार कर लेंगे, आप क्वेश्चन बना लेंगे बहुविकल्पीय, तो आपको किस किस आदमी को भेजना है, तो इसको जब भेजेंगे तो पढ़े लिखे आदमी को भेजेंगे, क्योंकि उसमें जो अंदर पढ़ेगा जब डाक उसके पास जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रश्नावली बनेगी, उसने क्या कर दिए 500 लोगों के लिए प्रश्न बना दिए, फिर उनके पते भी उसके पास होने चाहिए, एड्रेस उसके पास होना चाहिए, फिर वो क्या करेगा, पोस्ट कर देगा, साथ में निर्देश दे देगा कि इन प्रश्नों को भरकर कृपया वापस भी कर दे। अब वो डाक मानवाद किसी अनुसंधानकर्ता ने भेजी और मेरे पास पहुंच गई, तो जब मैं उसको देखूंगा खोल के, तो मैं क्या करूंगा, पढ़ूंगा उसको, अनपढ़ होऊंगा तो मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो यह पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्तियों को भेजी जाती है। तो प्रश्नावली विधि, इस विधि में क्या होता है कि जो अनुसंधान करता है, जहां पर सूचक लिखा है, सूचकों द्वारा अनुसूचियां मीन्स हो गया प्रश्नावली या प्रश्न तैयार किए जाते हैं, जो बहुविकल्पीय होते हैं, छोटे होते हैं, सरल होते हैं, हाँ ना में उत्तर देना होता है, और प्रश्न बनवाकर व्यक्तियों को पोस्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद लोगों के पास डाक पहुंचती है, उसके बाद वो पढ़ते हैं, हाँ ना में उस पर टिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, पुनः जहां से डाक आई थी उसी अनुसंधानकर्ता को भेज देते हैं। तो इस प्रकार से ये होती है सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना की प्राप्ति। इसको प्रश्नावली विधि हमने कहा। अब इसका देखते हैं कि गुण क्या है, इसमें गुण क्या है और इसके दोष क्या है। अब गुण इसका ये है कि यह पहले मितव्ययी है, सारी विधियों में पहले आ रहा है कि मितव्ययी है, कम खर्चीली है। व्यक्ति एक जगह बैठा है, उसने पोस्ट करना है व्यक्तियों को, डाक के द्वारा चिट्ठी भेज दी, प्रश्नावली भेज दी, उसके बाद लोग पढ़ेंगे और उसको वापस भेजने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से पैसा भी बच गया, समय भी बच गया और परिश्रम भी बच गया। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति से मिलने के लिए जाना था, जैसे हमने उदाहरण दिया, यदि वो 500 को भेजता है तो 500 व्यक्तियों से मिलना पड़ता, यदि 1000 को भेजता है तो 1000 व्यक्तियों से उसको मिलना पड़ता। तो उसको मिलना जुलना किसी से नहीं है, उसने प्रश्न पोस्ट कर दिए डाक द्वारा, लिफाफे के अंदर पहुंच गए, उसके बाद वापस आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यह मितव्ययी है। उसके बाद यहाँ पर जो डेटा आएगा, जिस क्षेत्र का वो डेटा इकट्ठा करना चाह रहा है, माना बात वही डेटा इकट्ठा करना चाह रहा है किसी जिले में कि कितने गांव में प्राथमिक स्कूल है, कितने गांव में इंटर कॉलेज है, कितने गांव में जूनियर हाई स्कूल है, इतनी ही सूचना उसने इकट्ठा करनी है, ठीक है। और इसके साथ उसने इकट्ठा करना है कि कितने कितने बच्चे उनके गांव में स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाएगा, वो क्वेश्चनरी बनाएगा, तो उसके बाद आंसर उसको वापस आ जाएंगे। तो इसका ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि एक ही जगह बैठे बैठे ये बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है, कि एक जगह से उसने डाक डिस्पैच की, ठीक है, बंडल में बिखर गए, चारों दिशाओं में चले गए। तो इस प्रकार से यह बड़े व्यापक या बड़े एरिया के लिए उपयुक्त होती है, बड़े क्षेत्र के लिए सही होती है, और पैसा समय भी कम लगता है, आंकड़े भी विश्वसनीय होते हैं, ओके। और जो आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं वो अनुसंधानकर्ता के अपने अनुसंधान के अनुकूल होते हैं। अब चलते हैं, इसके भी कुछ दोष हैं। दोष क्या है कि जो प्रश्नावली में जो प्रश्न भेजे गए हैं, इसमें केवल उन्हीं व्यक्तियों का चयन करना पड़ता है, उन्हीं को ही प्रश्न भेजने पड़ते हैं डाक द्वारा, कि जो पढ़े लिखे हों। अनपढ़ व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अनपढ़ व्यक्ति क्या पढ़ेगा कि क्या प्रश्न आ रखा है, क्या पूछा जा रहा है, मुझे क्या कौन सा आंसर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस मेथड में केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों को ही प्रश्न भेजे जा सकते हैं डाक द्वारा, अनपढ़ व्यक्ति इसमें छूट जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इसको भी, ये भी खर्चीली है कि डाक भेजनी है, आपने 500 लोगों को भेज दिया, 1000 लोगों को भेज दिया, तो 1000 लोगों के लिए कितने प्रश्न बनाने, कितना टाइम लगेगा, तो फिर समय खर्च होगा, पैसा भी लगेगा, ओके। उसके बाद क्या होता है कि आपने 500 लोगों के लिए डाक भेज दी, लेकिन सारे जो लोग होते हैं वह डाक को वापस नहीं करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि डाक खोलते तक नहीं है, अपने कमरे में रख दी या बाहर ही छोड़ दिया लापरवाही से। तो ऐसा करने से आधे अधूरे आंकड़े ही अनुसंधानकर्ता को मिलते हैं। तो इस प्रकार से यह विधि क्या होती है, यहाँ पर फेल हो जाती है कि जितना उसका
अपना रेशियो रहता है कि मुझे कितना आंकड़ा प्राप्त करना है, वो आंकड़े इसको प्राप्त नहीं होते हैं, आधे अधूरे आंकड़े ही प्राप्त होते हैं। फिर जो प्रश्नावली उसने बना रखी है और उस क्षेत्र के अनुकूल नहीं बैठती है, तो उस क्षेत्र का कुछ डेटा क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो जिससे कि जो निष्कर्ष वो निकालना चाह रहा है वह सही ढंग से नहीं निकलता है। अगला आता है ये वाला मेथड, परगणकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति। अभी ये जो मेथड है इसका उल्टा है। यहां पर क्या होता है, परगणकों द्वारा यहां पर भी प्रश्नावली तैयार की जाती है, प्रश्नावली तैयार की जाती है और उसके बाद जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वो गांव में जाकर व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर सूचना को इकट्ठा करते हैं। पहले से उनके पास प्रश्नावली बनी होती है, उनको फिल अपना करना पड़ता है। तो इसमें शिक्षित है और चाहे अशिक्षित है, पढ़ा लिखा इंसान है या अनपढ़ इंसान है, दोनों की सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं इस मेथड में। तो परगणकों द्वारा जो प्रश्नावली या अनुसूचियां होती हैं वह जो आदमी गांव में जाता है वही स्वयं भरता है, केवल उसने आदमी से पूछना है, उसने आदमी से पूछना है जो सूचना उसने प्राप्त करनी है। तो इस विधि का जो इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत महंगी है कि डोर टू डोर प्रत्येक व्यक्ति से मिलना है, और यह विधि भारत में जब क्या होती है, जनगणना होती है, 2021 में होना था लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। तो उससे पहले जब 2011 में हुई थी, ये उससे पहले 2001 में हुई थी, क्योंकि भारत में जो जनगणना होती है वो 10 साल के बाद होती है। तो पूरे देश में लाखों जो होते हैं परगणक कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, लाखों गांव गांव जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से मिलते हैं, ठीक है, महिलाओं पुरुषों बच्चों सबका डेटा क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर अर्थात इस विधि में जो परगणक होते हैं वह व्यक्तियों से मिलकर स्वयं क्या करते हैं, अनुसूचियां भरते हैं, अनुसूचियां भरते हैं। और इस विधि का जो इस्तेमाल होता है भारत में जनगणना के कार्य में किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने आज आपको बता दिया कि जो प्राथमिक समंक हैं उनके संकलन की 5 रीतियां हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है प्राथमिक समंकों के संकलन की रीतियां, अर्थात जो प्राथमिक समंक हैं उनको किन किन तरीके से, किन किन विधियों से इकट्ठा किया जा सकता है। तो 5 रीतियां कौन कौन सी बताई मैंने आपको, पहली बताई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, दूसरा बताया अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, तीसरा बताया स्थानीय स्रोतों एवं संवाददाताओं से सूचना की प्राप्ति, अगला बताया सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति, इसे प्रश्नावली विधि भी कहते हैं, अगला बताया परगणकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति। तो इस प्रकार से ये 5 तरीके हैं जिनके द्वारा प्राथमिक समंकों को एकत्रित या संकलित किया जाता है। अब बात आती है कि इन 5 तरीकों में कौन सा मेथड सही है, कौन सा तरीका सबसे सही है। तो क्योंकि कोई भी तरीका जो है, यहाँ पे हमने आपको प्रत्येक का गुण बताया और प्रत्येक का दोष भी बताया। यदि छोटा क्षेत्र है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के द्वारा व्यक्ति आंकड़े इकट्ठा कर सकता है। छोटा क्षेत्र एक गांव में चला गया, पूछ दिया, हो गया, ठीक है। बड़ा क्षेत्र है तो फिर अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का यूज करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्थानीय संवाददाताओं या स्थानीय जो स्रोत हैं उनसे सूचना की प्राप्ति कर सकते हैं बड़े एरिया के लिए, ठीक है। और यदि व्यक्ति क्या है, केवल पढ़े लिखे हैं और व्यक्ति ने एक जगह बैठकर सूचना प्राप्त करनी है और डाक द्वारा प्रेषित करना है, तो प्रश्नावली विधि का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और यदि किसी अनुसंधानकर्ता को सभी से सूचना प्राप्त करनी है, चाहे वो अनपढ़ है, ठीक है, नहीं पढ़ा लिखा है, बच्चा है, सबके बारे में सूचना प्राप्त करनी है, तो वह इस विधि का इस्तेमाल करेगा, परगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवा कर। जैसे कि भारत में जनगणना के समय होता है कि लाखों की संख्या में कर्मचारी क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, और वो घर घर जाकर क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी मेथड का जो यूज होगा वो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार करेगा। यदि उसका उद्देश्य क्या है, गांव है एक, तो इस विधि का इस्तेमाल करेगा। यदि बड़ा क्षेत्र है, कोई समिति बनती है, को आयोग बनता है, तो वो इस मेथड का यूज करेगा, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का, ठीक है। या
वो स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से भी सूचना की प्राप्ति कर सकता है। बड़े लेवल के लिए भी ये भी सही है। या फिर प्रश्नावली विधि का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, जिसको एक जगह बैठकर या जो क्या रिसर्च कर रहा है तो वो भी इस विधि का इस्तेमाल कर सकता है। और ये जो विधि है, इस विधि का इस्तेमाल क्योंकि बहुत खर्चीली है, ठीक है, यहाँ तो अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो इस विधि का इस्तेमाल केवल सरकार ही करती है, इसलिए बहुत खर्चीली है। उपयोगी तो है कि बड़े क्षेत्र में कवर कर लेती है, ठीक है, जितने भी आंकड़े होते हैं वो बड़े शुद्ध होते हैं, क्योंकि व्यक्ति सब इकट्ठा किए जा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति से डोर टू डोर मिला जा रहा है, तो सारे आंकड़े बड़े शुद्ध होते हैं, साफ होते हैं, पक्षपात की कोई संभावना नहीं रहती है। ये इसके गुण बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे खर्चीली विधियों में से इसको माना जाता है। लेकिन भारत सरकार को तो क्या करना है, जनगणना करवानी है, तो सरकार के पास तो पैसों की कमी नहीं है, इसलिए वो इस मेथड का इस्तेमाल करती है।